हेलो एवरीवन, रखुद जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड टॉप 20 साइंस क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपका जूल होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। बात करें हम कार्य का अर्थात आपका वर्क हो गया। तो कार्य क्या होता है? ये आपका वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका दूसरा हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का होता है आपका न्यूटन और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो इसका दूसरा यूनिट आपका न्यूटन मीटर भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी यूनिट आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्य का आपका दो यूनिट हो गया, एक आपका हो गया जूल और दूसरा आपका हो गया न्यूटन मीटर। और कार्य का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि कार्य क्या होता है? फोर्स अर्थात बल और दूरी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। ध्यान देंगे। इसके बाद ऑप्शन बी में दिया है न्यूटन। तो न्यूटन क्या है? तो न्यूटन अभी हमने देखा बल का यूनिट होता है। न्यूटन आपका बल का यूनिट है। उसके बाद वाट दिया है। तो वाट किसका है? वाट आपका शक्ति का होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में है डाइन। तो डाइन आपका बल का सीजीएस इकाई है। क्या है? यह बल का आपका सीजीएस इकाई है। बल का सीजीएस इकाई है डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा आपका समय का मात्रक नहीं है? तो अधिवर्ष ये आपका समय का मात्रक है। उसके बाद हम देखें तो ऑप्शन बी में है चंद्रमा। तो चंद्रमा यह भी आपका समय का मात्रक होता है। ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपका समय का मात्रक नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष ये आपका समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। तो पास्कल यह किसका इकाई होता है? तो पास्कल आपका दाब का इकाई होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि दाब का इकाई होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सा आपका सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि क्या होता है? तो सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अर्थात जिन राशि का आपका मैग्नीट्यूड अर्थात माउंट मात्रा और डायरेक्शन दिशा दोनों होता है उसको हम सदिश राशि कहते हैं अर्थात फैक्टर क्वांटिटी। और एक आपका होता है अदिश राशि अर्थात स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के पास आपका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन ए है संवेग। तो संवेग आपका क्या होता है? सदिश राशि होता है। उसके बाद ऑप्शन बी है वेग। तो वेग भी क्या है? सदिश राशि है। ऑप्शन सी है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग ये आपका सदिश राशि होता है। लेकिन द्रव्यमान आपका सदिश राशि नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है अदिश राशि है। इसमें हमें क्या बताना है? अदिश राशि बताना है। तो हमने अभी आपको बताया है कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो अदिश राशि के पास केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो अदिश राशि बताना है तो ऑप्शन ए है ऊर्जा। तो ऊर्जा आपका क्या है? यही आपका अदिश राशि है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण ये आपका सदिश है। संवेग भी आपका सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की है जो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल होगा। तो एक लड़की है जो झूले पर बैठकर झूला झूलती है। अगर वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा। दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। जब लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, इसलिए झूले की लंबाई कम हो जाती है और दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाता है?
कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? इसका कोणीय वेग कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या है यहाँ पे? वेग को क्या, वेलोसिटी को डबल किया जा रहा है, दोगुना किया जा रहा है, तो किस पे आपका इफेक्ट पड़ेगा? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए है त्वरण दोगुना हो जाता है, ऑप्शन बी में है कि गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाती है, ऑप्शन सी में है गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी आपका होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो भी का वेग क्या हो रहा है? भी आपका दुगुना हो रहा है, तो भी को दुगुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो चार गुना होगा ही। टू का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो वेग को दुगुना किया गया है तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आपका चार गुना हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चार गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जल में कोई व्यक्ति तैरता है या फिर आपका हो गया बुलेट जो गोली होता है उसको दागा जाता है, ये सब आपका न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार काम करता है। अब न्यूटन का तृतीय नियम यह क्या है? तो प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं उतना ही अपोजिट बल हमारे ऊपर भी काम करता है। यही आपका न्यूटन का तृतीय नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? कोई पिंड तब तक विरामावस्था में अर्थात रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका न्यूटन का है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान से आप पढ़ेंगे तो कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी है। यह जो आपका सेंटेंस है यह क्या है? यह वाक्य न्यूटन के फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का आपका फर्स्ट लॉ यह कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो हमेशा गति में रहेगा, या कोई वस्तु आपका रेस्ट में है अर्थात स्थिर है तो वह उस समय तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता है। यह आपका क्या है? न्यूटन का आपका प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा आती है, तो बल की परिभाषा यह कहाँ से आता है? तो बल की परिभाषा यह आपका गति के प्रथम नियम से आता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। न्यूटन का गति के प्रथम नियम से आपका बल का परिभाषा आता है। और हमने आपको बताया है कि बल होता क्या है। तो बल क्या है? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचने को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल क्या होता है? बल अर्थात फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? तो फोर्स इज अ पुश और पुल। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना आपका बल कहलाता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो अभी हमने देखा है कि बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। बल का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बराबर एम ए हो गया। तो इसका एक और यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मास का आपका केजी हो गया, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? यूनिट एक्सेलरेशन का आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक यूनिट ये भी हो गया। तो बल का आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए कि बल क्या है। बल आपका हो गया, पुश और पुल को हम बल कहते हैं। बल का आपका एसआई यूनिट आप देख लिए कि न्यूटन होता है। दूसरा हमने यूनिट देखा कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट अभी हमने पहले ही बताया है कि बुलेट का उदाहरण हमने दिया है, नाव का जो उदाहरण दिया है, तैरने का उदाहरण हो गया। ये सभी किस पे काम करता है? यह न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा।
हमने बताया है आपको कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हम किसी वस्तु पर जितना फोर्स लगाते हैं, जितना बल लगाते हैं, उतना ही अपोजिट बल हमारे ऊपर भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है बल गुणनफल है। तो बल का हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि बल गुणनफल है, तो किसका किसका गुणनफल होता है? तो बल आपका फोर्स होता है ma अर्थात मास द्रव्यमान और एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो क्या होगा, एक क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन आप उससे रिलेटेड खुद सीख जाएंगे। तो कोई भी चीज़ पढ़ें उसको आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा से क्या होता है? कम होता है। इसलिए जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो यहाँ पे केजी पर ध्यान मत दीजिए, 20 केजी 50 केजी 100 केजी कुछ भी हो, यहाँ पे मेन लाइन यहाँ पे है कि इतने वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए, यहाँ पे केवल पकड़ा गया है, यह बात नहीं लिखा गया है कि उसको पकड़ के कहीं जाया जा रहा है। तो अगर कोई भी वस्तु है कितना भी भारी है उसको पकड़ के हम खड़े हैं तो उस टाइम में वर्क जो होता है, कार्य होता है, वो आपका शून्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोई भी वस्तु हो गया या आप किसी दीवार को धक्का दे देते हैं और वह क्या है, वह मूव नहीं करता है, वह गति नहीं करता है, तो उस समय किया गया कार्य क्या होगा? उस समय भी किया गया कार्य आपका शून्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसका भार क्या होता है? ह्रास होता है अर्थात भार कम होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो यह ह्रास कितना होगा? तो इसके द्वारा आपका विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। जब एक ठोस पिंड क्या होता है, पानी में डुबोया जाता है तो वह उसका भार कम होता है। तो उसका भार कितना कम होगा? तो जितने पानी को वह हटाएगा, जितने पानी को विस्थापित करेगा, उसका भार उतना ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो जल का घनत्व यह आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? जल का घनत्व आपका अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो दलदली जो सड़कें होती है वहाँ पे आपका फ्रिक्शन अर्थात घर्षण नहीं होता है, जिसके कारण हम फिसलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। घर्षण की कमी के कारण क्या होता है? हमारा पैर स्लिप करता है, हमारा पैर फिसलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस कारण से? तो सूर्य की ऊर्जा यह आपका नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य की ऊर्जा आपका नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है और सूर्य द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? तो गतिज ऊर्जा कहते किसको है? तो गति, देखिए यहाँ पे गति दिया है, तो गति के कारण जो ऊर्जा होता है, गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसी को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया है कि हाफ mv² होता है। इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था कि वेग 2 गुना हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना होगा। पीछे ही हमने क्वेश्चन किया है, तो एक दूसरे से हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलती सुई, यहाँ पे गति हो रहा है तो इसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, यहाँ भी गति हो रहा है तो इसमें भी क्या है? गतिज ऊर्जा है। चलती हथौड़ा, हथौड़ा भी यहाँ पे चल रहा है तो क्या होगा? इसमें भी गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन डी में खींचा धनुष, यहाँ पे चल नहीं रहा है, केवल इसको खींचा गया है
तो यह क्या है, इसमें आपका गतिज ऊर्जा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो खींचे हुए धनुष में कौन सा ऊर्जा होगा? अगर गतिज ऊर्जा नहीं है तो कोई ना तो कोई इसमें ऊर्जा होगा। तो यह आपका होता है इसमें स्टैटिक एनर्जी अर्थात स्थैतिक ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? खींचे हुए धनुष हो गया, उसके बाद कोई भी चीज़ है जिसे पोजीशन में हम लेकर खड़े हैं, जैसे आप किसी पेड़ पे खड़े हैं, बैठे हुए हैं और आप जंप लगाना चाहते हैं, तो वह स्थिति जो होता है उस समय भी आपके पास स्टैटिक एनर्जी होता है अर्थात स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इस तरह हमने साइंस का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड हमने जितने भी फैक्ट्स था उसको भी हमने आपको बताया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।